Hi friends and students, welcome to Physics Fusion with Faisal Ali YouTube channel. स्टूडेंट्स हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी के सेक्शन में से वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इन फिजिक्स से आप वर्क को डिफाइन करते हैं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम वर्क डन कहते हैं। अगर इसे हम डिफाइन करें तो हम इसे कहेंगे वर्क डन इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट इन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर फोर्स एक बॉडी को डिस्प्लेस करे उसी की डायरेक्शन में तो उसे हम वर्क डन कहते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर आप फोर्स को इस तरह डिफाइन करें कि फोर्स का जो कंपोनेंट है बेसिकली वो जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में तो उनकी मल्टीप्लिकेशन को हम वर्क डन कहते हैं। अगर हम स्क्रीन पे देखें फॉर एग्जांपल और हम अपना पेन अगर ऑन कर लें तो अगर आप इस फिगर में देखें कि एक पर्सन जो है वो पुल कर रहा है एक ट्रॉली को और 30 डिग्री के ऊपर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेट्स सपोज जिस तरह वो फोर्स अप्लाई कर रहा है फॉर एग्जांपल टेक्निकली डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो क्योंकि ये किसी एंगल पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में अवेलेबल नहीं है बल्कि फोर्स एक्स के अलावा वाई डायरेक्शन में भी अप्लाई हो रही है। अब वाई डायरेक्शन वो डायरेक्शन नहीं है जिसपे डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है बल्कि एक्स डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप फोर्स की कंपोनेंट निकालना चाहें अकॉर्डिंग टू द वेक्टर डेफिनेशन तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकलेगा एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा और फोर्स का वाई कंपोनेंट निकलेगा एफ इज इक्वल टू साइन थीटा। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है एफ वाई वाला ये वर्क डन में कोई रोल प्ले नहीं करता, वर्क डन में सिर्फ ये कंपोनेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप इस फार्मूले को यहाँ पे देखें कि वर्क डन जो है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, मैथमेटिकली आप देखें तो वर्क डन आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और मतलब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और आपका ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उसे वर्क डन कहते हैं। मैथमेटिकली ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, बेसिकली ये दोनों वेक्टर होते हैं। डॉट प्रोडक्ट जब आप रिमूव करते हैं तो आप कॉस थीटा प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन को रीड करने के दो तरीके हैं। अगर आप कॉस के साथ एफ को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है फोर्स का कंपोनेंट, और अगर आप एस के साथ कॉस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट। तो आप इसको इस तरह भी रीड कर सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोनों सूरतों में आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस प्रोडक्ट को बेसिकली वर्क डन कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो सिंपली फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। यहाँ पर आपके पास फोर्स है और यहाँ पर आपके पास है डिस्प्लेसमेंट और साथ में वर्क डन मौजूद है और एफ डॉट डी कॉस थीटा हो जाएगा, बिकॉज जब डॉट रिमूव करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा और थीटा उसके दरमियान में एंगल है। अब हम इस थीटा को जरा एनालाइज करते हैं कि ये थीटा किस तरह रोल प्ले कर सकता है। यहाँ पे मैं लिखता हूं कि थीटा जो है फॉर्मूला है आपके पास W इज इक्व टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा अगर जीरो हुआ कॉस जीरो बनेगा +1। थीटा अगर 90 हुआ या 270 हुआ तो थीटा कॉस थीटा बनेगा इस केस में 0, 90 में भी और 270 में भी। और अगर थीटा हुआ 180 डिग्री तो कॉस कॉस 180 डिग्री बराबर होता है -1 के। ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगा
इन दोनों एंगल्स पे डिस्प्लेसमेंट जो वर्क डन है वो मैक्सिमम होगा, इन दोनों एंगल पे जो वर्क डन है वो मिनिमम होगा, मतलब 0 होगा। और यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी बिकॉज कॉस्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी, प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कहलाएगा, लेकिन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट होगी, 180 डिग्री का मतलब है कि एक वेक्टर इस तरफ तो दूसरा वेक्टर इस तरफ, तो दोनों वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होंगे। अगर आप यूनिट देखें तो क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे वर्क डन जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। उसके अलावा इसका जो ऐसा यूनिट है वो जूल है। अगर आप सीजीएस सिस्टम में देखें तो इसका यूनिट अर्ज है, और अगर एफपीएस सिस्टम में देखें तो इसका यूनिट आपके पास है पाउंड, फुट इनटू पाउंड। 1 जूल को अगर आप आइडेंटिफाई करें कि वो किसके बराबर होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल यू आर अप्लाइंग एन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है, आपने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और आपने डिस्प्लेसमेंट किया 1 मीटर कवर, तो इसका मतलब है कि आपने आपने अपना बेसिकली 1 जूल का वर्क डन परफॉर्म कर दिया है। तो अगर 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करवाए तो 1 जूल आपका बनता है, और न्यूटन मीटर बेस यूनिट बनेगा, लेकिन आप इसको ऐसा यूनिट में लिखेंगे किसके बराबर, जूल के बराबर। उसके बाद हम आते हैं कि कुछ और भी एनर्जी के यूनिट है जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 1055 जूल। 1055 जूल ए 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होता है, मतलब 1055 जूल इज इक्वल टू 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसके बराबर होता है अगर आपके पास इतने जूल अवेलेबल हो तो। अगर हम बात करें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, छोटे पार्टिकल्स की, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो उस केस में एनर्जी माइनर कम इन्वॉल्व होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक स्पेशल यूनिट यूज किया जाता है एनर्जी का, जो कि ऐसा ही नहीं है, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए यूज किया जाता है। और 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 बहुत माइन्यूट सा लेवल किसका, 1 जूल का, 1 जूल का बहुत माइनर सा पैकेट, बहुत माइनर सा पोर्शन किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो ये यूनिट पार्टिकल्स के लिए या न्यूक्लियर फिजिक्स में इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे वही जो हम एंगल डिस्कस कर रहे थे, 0 डिग्री, 270 डिग्री और 180 डिग्री, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, मिसाल के तौर पे डी भी पैरेलल है, डी भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है, तो दोनों के दरमियान में इसको बेसिकली कहेंगे पैरेलल, कि ये पैरेलल कंडीशन है। इस केस में पॉजिटिव वर्क होगा, और पॉजिटिव वर्क का मतलब ये है कि वर्क डन बराबर हो जाएगा एफ एस के, क्योंकि कॉस 0 बराबर हो जाता है 1 के। अगर आप देखें कि 90 डिग्री है या 270 डिग्री है, तो हम पीछे डिस्कस करके आए कि इन दोनों सूरतों में कॉस की वैल्यू 0 होती है, भले एफ और एस 0 ना हो, लेकिन क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 है तो टेक्निकली सारे 0 हो जाएंगे। नेगेटिव वर्क में आप सिंपली ये देखें कि आपका एफ एस तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाएगा, जो ये शो करेगा कि एक डायरेक्टर इस तरफ है तो दूसरा वेक्टर इस तरफ है, तो इसको नेगेटिव वर्क कहते हैं। इससे आगे चलते हैं। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ वी कंसिडर कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, और आप उसे वर्टिकली अप मूव करना चाहते हैं, और उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, जिसे हम वेट कहते हैं, वो वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा होगा। आप तब तक आप उस बॉडी को किसी एक्सटर्नल फोर्स से अपवर्ड मूव नहीं कर सकते, जब तक आपकी एक्सटर्नल फोर्स टेक्निकली वेट के बराबर, मतलब mg के बराबर ना हो, तब तक आप इसे मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह है कि जिस वक्त आपकी एक्सटर्नल फोर्स जो आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं वो वेट के बराबर होगी, तो उस वक्त दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मतलब आप बॉडी को मूव करवाना चाह रहे होंगे मिसाल के तौर पे ऊपर, तो एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से आपकी फोर्स भी ऊपर होगी और आपका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा। लेकिन अगर ग्रेविटी के हिसाब से देखें तो डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर कर रहे होंगे और ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी डाउनवर्ड। तो अगर ग्रेविटी के हिसाब से देखेंगे तो ये वर्क डन नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा, और अगर आप एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से देखेंगे तो ये वर्क डन पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें मिसाल के तौर पे, वर्क हैज टू बी डन इन अ मूविंग अ बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स आपने काम करना है तो बॉडी के ऊपर आपको काम करना होगा। एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे वर्क डन एंड एनर्जी आर टू फॉर्म्स ऑफ सेम एक्सप्रेशन, बेसिकली दोनों का यूनिट भी सेम होते हैं, तो दो फॉर्म्स का सिमिलर एक्सप्रेशन है वर्क डन और एनर्जी. If we have energy, we can do work, and if we are doing work means we are using our energy to do that. उसके बाद work done is displacing the body will convert into gravitational potential energy. अगर आप वर्टिकली किसी बॉडी के ऊपर काम करते हैं तो वर्टिकली उसकी सरफेस के साथ हाइट चेंज हो जाएगी. जब हाइट चेंज हो जाएगी तो उसका मतलब है कि आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ले आए हैं, या फिर आपने उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवा दी है जो आपने उस पर काम किया उसके अकॉर्डिंगली. तो इसको बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है. अब हम आते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के. तो वर्क डन का सेम फॉर्मूला है F डॉट एस. उसको जब आप रिमूव करेंगे डॉट को तो कॉस थीटा आ जाएगा. और अब ये जो S है यहाँ पे, इसको हम फिगर में ट्रांसलेट करेंगे कि ये क्या चीज है. इनिशियल अगर आपकी बॉल फॉर एग्जांपल आपकी जो बॉडी है वो इनिशियली इस हाइट पे मौजूद है जिसे एच आई कहते हैं, और आप इसको लिफ्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट तक ले आते हैं, और इस पॉइंट को आप फाइनल हाइट कहते हैं एच एफ. अब आपको पता है कि इनिशियल हाइट से लेके फाइनल हाइट तक आपने अपनी बॉडी को मूव किया है, ठीक है. तो आपका जो डिफरेंस ऑफ हाइट बनेगा वो बनेगा एच एफ माइनस एच आई. ठीक है, ये आपका डिफरेंस ऑफ हाइट आ गया. मतलब आपने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कवर किया किस डायरेक्शन में, वर्टिकली अप डायरेक्शन में, वर्टिकली अप डायरेक्शन में. अगर आप यहाँ पे असेस करें कि फोर्स कहाँ लग रही है ग्रेविटी की, तो फोर्स ग्रेविटी की लग रही है डाउनवर्ड. लेकिन अगर आप ये चेक करें कि आपने बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई है जिससे आप उसको ऊपर मूव करें, तो वो कहाँ अप्लाई हो रही है, वो ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है. लेकिन अभी हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बात कर रहे हैं, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर करेंगे. इस केस में आपका जो एच वैल्यू है वो अप है, और आपका जो ग्रेविटी का वैल्यू है फोर्स का वो है डाउनवर्ड. इस केस में आपका फॉर्मूला होगा एफ, हाइट को आप लिखेंगे एच एफ माइनस एच आई कॉस थीटा. उसके बाद क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स एफ और ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो और जो हाइट है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, अपोजिट हैं, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है. तो इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो कॉस थीटा बनेगा, और चेंज इन हाइट आ जाएगी एच एफ एच कॉस थीटा. एफ एच कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री बराबर होता है -1 के, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस एम जी एच. तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो माइनस एम जी एच के बराबर होता है. अगर कोई आपसे पूछे कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है बेसिकली एम जी एच के. उसमें माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि उस केस में फोर्स भी वही होगी जहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा. क्लियर हो गया. और जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम करते हैं, कोई वर्क डन परफॉर्म करते हैं, मतलब एक बॉडी इनिशियली एक सर्टेन हाइट पे थी, आप उसको लिफ्ट करके एक सर्टेन ऊपर हाइट पर ले गए, तो आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया. अगर आप वहां से उसे फॉल करेंगे, ऊपर हाइट से फॉल करेंगे या उसे रिलीज कर देंगे, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट के साथ जमीन की तरफ आएगी. पहले इतना इम्पैक्ट उसका नहीं था. इसका मतलब है जो आपने वर्क डन परफॉर्म किया वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया. उसके बाद हम आगे चलते हैं. वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. अभी तक जो हमने फोर्स वर्क डन पढ़ा वो कांस्टेंट फोर्स से रिलेटेड था. मतलब अगर एक फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई हो रही है तो थ्रू आउट जर्नी 10 न्यूटन है. अगर 20 न्यूटन अप्लाई हो रही है तो थ्रू आउट जर्नी 20 न्यूटन है. लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता. मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है आपके पास, तो ग्रेविटी जो है उसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, विद डिस्टेंस चेंज होती है. कूलम फोर्स, उसमें फोर्स चेंज नहीं, सेम नहीं रहती, चेंज होती है. अब फॉर एग्जांपल इलास्टिक फोर्स, ठीक है, वो भी एक्स की वैल्यू के साथ चेंज होती है. इसको तो मतलब है यू वी हैव सम फोर्सेस जो अपनी पॉइंट टू पॉइंट पोजीशन के ऊपर वेरी करता है उनका मैग्नीट्यूड. इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल फोर्स है. तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैलकुलेट का एक डिफरेंट मेथड होता है जो मैथमेटिक्स बेस्ड होता है. इन मैनी cases that force does not remain constant during the process of doing work. बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है. फॉर एग्जाम्पल एज ए रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ, जैसे जैसे एक रॉकेट अर्थ से दूर जाता है उस पे अर्थ की फोर्स कम होना शुरू हो जाती है. वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी.
दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि बॉडी के जो रॉकेट है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करता हुआ, ग्रेविटी नीचे की तरफ है और रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है। वो जैसे जैसे ऊपर जाता है, हाइट कवर करता है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ आर वैल्यू डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स ग्रेविटी की कम हो रही होती है। अब वो जो फोर्स वैरी करती है बेसिकली वो वैरी करती है एज ए इनवर्स स्क्वायर लॉ के, मतलब इंटेंसिटी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो 1/r² के हिसाब से कम हो रही होती है। ठीक है, तो इसे ISL कहते हैं। वापस आते हैं दोबारा इसी टॉपिक की तरफ कि हम इसका वर्क डन कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखें, फर्स्ट करें आपका ट्रैक ए से लेके बी तक है और हर पॉइंट पे फोर्स अलग अलग है, तो आपने सारे ट्रैक को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया। उसके बाद आप करेंगे क्या, आप हर पॉइंट के लिए अलग से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे एक एवरेज फोर्स कंसिडर करके, और फिर सारे वर्क डन को आपस में ऐड करेंगे, तो फिर आपको टोटल वर्क डन मिलेगा। तो देखिए, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में बढ़ जाएगा, डेल्टा S1 2 3, डेल्टा S4, डेल्टा S5 और डेल्टा Sn तक। आपने इतना छोटा सेगमेंट लेना होता है, इंटरवल लेना होता है, ताकि फोर्स उसमें कांस्टेंट कंसीडर की जा सके, और फिर नेक्स्ट सेगमेंट, फिर नेक्स्ट सेगमेंट, फिर नेक्स्ट सेगमेंट। अगर आप इस पूरी सीरीज को सम अप करके लिखना चाहें तो आप कहेंगे समेशन साइन i-1, मतलब इनिशियल टर्म 1 से शुरू होगी, n तक जाएगी और आपका उसका शॉर्ट बनेगा डेल्टा SI का। अगर आप यही चीज डिवाइड करते हैं फोर्स के हवाले से तो टोटल फोर्स बेसिकली जो है वो बराबर हो जाएगी ड्यू टू इन सेगमेंट 1 फोर्स, इन सेगमेंट 2 फोर्स, इन सेगमेंट 3 फोर्स, इन सेगमेंट 4, और इस तरह करते करते nth सेगमेंट तक। ठीक है, अगर आप इसकी सीरीज को क्लोज करें तो इसके भी पहली टर्म जो है वो 1 से शुरू होगी, आखिरी टर्म n तक जाएगी और ये हो जाएगा डेल्टा F के बराबर, डेल्टा FI के बराबर। तो इस तरह आप अपने दोनों पैरामीटर्स जो वर्क डन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद आप उनका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे स्टेप्स का अलग अलग कैलकुलेट करके आप जब सम अप करेंगे तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। सारे स्टेप अलग अलग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर जो आपकी फोर्स है वो चेंज हो रही है। अगर आपका इंटरवल हर जगह सेम रहता है तो S सेम रहेगा, फोर्स वेरी करेगी। और अगर आप दोनों को वेरी कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल ले रहे हैं, तो दोनों वेरी करेंगे। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। रही बात इस फार्मूले से प्रॉब्लम की, तो इस फार्मूले में से कोई प्रॉब्लम तो शायद आपको ना आए, और आपको जो प्रॉब्लम आ सकता है MCQs का वो कांस्टेंट फोर्स के फार्मूले में से ही आएगा, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है, पर नेक्स्ट स्लाइड भी हमारे पास इसी से रिलेटेड है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जब आप दोनों एस वैल्यू को और फोर्स की वैल्यू को इंटरवल के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लेंगे, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में बांट लेंगे, तो हमें टोटल वर्क डन चाहिए। तो हम पहले सेगमेंट का वर्क डन निकालेंगे प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, फॉर एग्जांपल आई राइट डाउन 3 एंड फिर ऑन nth वैल्यू तक आप सम करेंगे, तो जब टोटल सम करेंगे तो वो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। अगर आप टर्म वाइज रिप्लेस करें तो यहाँ पे देखें F1 डेल्टा S1 cos थीटा 1 पहले सेगमेंट का के लिए वर्क डन, फिर दूसरे सेगमेंट के लिए वर्क डन, फिर तीसरे सेगमेंट के लिए या तीसरे इंटरवल के लिए वर्क डन, फिर चौथे इंटरवल के लिए वर्क डन। यहां तक क्लियर है? अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं जो कभी कभी इंडी टेस्ट में भी पूछी जाती है। अब देखें, ये सीरीज आपने ओपन की हुई है ना, तो मैथमेटिकली आप इतनी बड़ी सीरीज लिखने की बजाय आप समेशन का साइन यूज करके दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट, आप अपनी सीरीज को इस तरह बंद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। अब यहां पर आते हैं, ये एक ग्राफ है। वर्क डन को आप ग्राफिकल मेथड से भी मालूम कर सकते हैं, तो इसको ग्राफिकल मेथड भी कहा जाता है। ठीक हो गया है? अब इसमें से वर्क डन कैसे निकालेंगे? मिसाल के तौर पे ये वाली जैसे जो है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का एक्सेस है, और ये वाला जो एक्सेस है वो बेसिकली फोर्स का एक्सेस है। तो क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल की तरह, हॉरिजॉन्टल पे स्ट्रेट नहीं है, वेरी कर रही है, तो इसका मतलब है दोनों में से कोई कंपोनेंट चेंज हो रहा है, या एस चेंज हो रहा है या फॉर एग्जांपल फोर्स चेंज हो रही। आप एक एस के अकॉर्डिंग या एस के अगेंस्ट एफ देखेंगे और अपने अपने पॉइंट्स लोकेट करके प्लॉट करते जाएंगे। जब प्लॉट करेंगे तो एक कर्व बन जाएगी, और ये वाला जो एरिया है बस आप जो अंडर द कर्व होता है बेसिकली, इसको कह रहे हैं एरिया अंडर द कर्व। जो कर्व आपके ऊपर बनी हुई है
और ये सारे का सारा जो एरिया है वो अंडर द कर्व होता है। अगर आप इस एरिया अंडर द कर्व को फाइंड आउट कर लें, तो ये भी वर्क डन के बराबर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एरिया अंडर द कर्व निकलेगा कैसे? एरिया अंडर द कर्व कुछ ऐसे निकलेगा। अगर आपने एरिया अंडर द कर्व निकालना है, किस ग्राफ में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में, तो वो बराबर होता है वर्क डन के। अब इस एक्सिस पे क्या है? फोर्स है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है? एस है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा। इस मेथड को या ग्राफिकल मेथड को मालूम करने के ग्राफिकल मेथड से भी आप इसे मालूम कर सकते हैं, और इस केस में एरिया अंडर द कर्व बेसिकली ये वर्क डन के बराबर होगा। सिंपल वर्ड्स में कहें कि दोनों एक्सिस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बस। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं आज के, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, बहुत इजी है, और इसकी जो इक्वेशन है वो बहुत हेल्पफुल होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आप इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। अगर एक बॉडी मिसाल के तौर पे इनिशियली उस फॉर एग्जांपल मौजूद है किसी पॉइंट के ऊपर या मूव कर रही है, और उसका मास है m, उसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी i है, सर्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है F। फोर्स अप्लाई होने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ने के बाद लेट्स सपोज FVF हो गई, मास उसका वही रहा, लेकिन इस दौरान उसने एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि जब आप किसी बॉडी पे वर्क डन परफॉर्म करते हैं तो वो बेसिकली बराबर होता है उस बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। मिसाल के तौर पे एक बॉडी रेस्ट में है, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, आप उसको मूव करवा देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दें तो आपको वो वर्क डन मिल जाएगा जो आपने उस पर किया है। अब यहाँ पे इनिशियली बॉडी मूव भी कर सकती है, हो सकता है रेस्ट में भी हो, लेकिन चाहे मूविंग बॉडी हो इनिशियली या रेस्ट में हो, जब आप उस पर काम करेंगे तो वो फाइनली उसकी मोशन में चेंज आएगा। तो अगर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे तो इवेंचुअली वर्क डन के बराबर होगा, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से माइनस कर दें इनिशियल। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल बनेगा, एम वी एफ स्क्वायर माइनस एम वी आई स्क्वायर। और ये फार्मूला आप मल्टीपल इक्वेशंस में इस्तेमाल कर मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सॉल्यूशन होता कैसे? जब भी आपको प्रॉब्लम मिलता है इससे रिलेटेड, तो आप वर्क डन की जगह पे या तो आपको उन्होंने कोई वैल्यू दी होती है, या आप इसकी जगह पे एफ डी लिख सकते हैं, और ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फिर आप इसको लेकर आगे चलते हैं, और फिर आप इससे अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। तो दिस इज समथिंग इनिशियल। ठीक हो गया? इस चैनल को देखते रहिए इसके साथ, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो सॉल्व करें। क्विज जो है इस इन टॉपिक से रिलेटेड, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, उस लिंक पर जाएं, ऑनलाइन क्विज को ओपन करें। ऑटो चेकिंग पे क्विज है, आप क्विज अपने ऑप्शंस को क्लिक करेंगे और फिर आप उसका ऑटोमेटिकली आप उसको चेक कर पाएंगे कि कितने जवाब सही हैं। 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी होगी, अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे तो आपका फॉर्म आगे प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है? तो सेल्फ असेसमेंट करें, और अगर कोई सेल्फ असेसमेंट के दौरान कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।